यस तो हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी लोग वहाँ पे बहुत 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 अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखो यार, आज का भी मेरा जो भी ये लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का जो नाइन्थ वाला चैप्टर है, जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर वहाँ पे होगा, जिसका नाम है वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है उसकी अपन आज से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों को इसके पहले जो भी मैंने 8 चैप्टर वहाँ पे सिखाए थे, वो सारे चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छे से वहाँ पे देख लिए होंगे और आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो यार, अभी जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अपना जो कंट्री है ना, वो कब इंडिपेंडेंट हुआ मुझे बोलो तो 15 अगस्त 1947। उस टाइम पे अपना जो कंट्री वो इंडिपेंडेंट हुआ, बराबर है। लेकिन जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे, बराबर, तो ये ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या कर दिया था दोस्तों बोलो तो, अपने आके जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे, जो भी सारी चीजें थी जो अच्छे से चल रही थी, ओके, तो ये सारी चीजों को उन्होंने वहां पे क्या कर दिया दोस्तों, बर्बाद कर दिया। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? जब भी अपना कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो उसके बाद भी वहां पे कई साल, ओके, मतलब लगभग 30 से 40 साल वहां पे अपनी इकोनॉमी की जो हालत थी वो बहुत खराब थी। तो फिर वहां पे हम लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने जरूरी थे, जिसके वजह से वहां पे आने वाले टाइम के अंदर अपना जो कंट्री है वो अच्छे से वहां पे क्या हो जाएगा मुझे बोलो, डेवलप हो जाएगा। अपने कंट्री में वहां पे अच्छी खासी डेवलपमेंट वहां पे हमको देखने को मिलेगी। तो देखो उन्होंने वहां पे क्या किया, ध्यान दो फिर। तो सबसे पहले उन्होंने वहां पे हम लोगों को बोला है, इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 1990 की बात कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस एन इकोनॉमिक क्राइसिस। एट द एंड ऑफ जून 1991 फॉरेन करेंसी एसेट डिक्लाइन। मतलब क्या कि जो देखो आपको पता होगा कि हर एक कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जून 1991 के एंड पे वहां पे क्या हुआ, अपने पास का जो फॉरेक्स रिजर्व था क्या, वो इतना कम हुआ कि उससे अपन सिर्फ वहां पे मैक्सिमम 2 वीक के इंपोर्ट ही वहां पे कर सकते थे। उससे ज्यादा इंपोर्ट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि अपने पास वहां पे फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं था। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, ये बहुत बुरी होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। आप समझ रहे हो ना? जैसे अगर आप देखोगे तो आज के तारीख में भी अपन, अभी तो चलो अभी अपन बाहर के कंट्री पे कम डिपेंडेंट है, बट पहले के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे अपन बहुत ज्यादा क्या करते थे मुझे बोलो, दूसरे कंट्री से किसी भी गुड्स या सर्विसेज को वहां पे अपन इंपोर्ट करते थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और जब भी अपन किसी भी चीजों को अगर इंपोर्ट करेंगे, तो अपने को उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, तो पैसा जो देना पड़ेगा उनको, तो वो पैसा हम लोगों को किस में देना पड़ता है मुझे बोलो, उनको फॉरेन करेंसी में देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा हम लोगों को? फॉरेन करेंसी में सभी पैसा हमको वहां पे देना पड़ता था। आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो फिर अगर अपने पास वहां पे अगर फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं रहेगा, फॉरेन करेंसी ही नहीं रहेगा, तो फिर अपन वो कर पाएंगे क्या बोलो, परचेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत वहां पे सीरियस प्रॉब्लम हो चुका था। और साथ साथ में 1991 के टाइम पे जो अपने कंट्री का इन्फ्लेशन था, जो महंगाई थी, वो लगभग 16.7% वहां पे हो चुकी थी, जो एक बहुत ही बड़ा वहां पे इन्फ्लेशन माना जाता है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो किसी भी कंट्री के ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए फॉरेन करेंसी का कम हो जाना, इन्फ्लेशन का रेट एकदम से बढ़ जाना, ये वहां पे निगेटिव साइन होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो सारी बुरी चीजें अपने यहाँ पे चल रही थी दोस्तों, तो इसको ठीक करने के लिए फिर अपन ने वहां पे क्या किया, तो देखो 1991 के टाइम पे जो अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे, उनका वहां पे टाइम था। ठीक है, और फिर उन्होंने वहां पे क्या किया, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज अपने इंडिया में वहां पे वो लेके आए, और जिसके वजह से फिर वहां पे हम लोगों को बहुत बदलाव देखने को मिला। ठीक है, अभी देखो क्या इसमें किया हुआ है, ध्यान देना। तो यहाँ पे उन्होंने और कुछ चीजें दी है, ध्यान देना अच्छे से। तो वो जो टाइम था ना 1991 के पहले वाला, वो टाइम पे तुम्हारे गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर थे, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से क्या थे मुझे यहाँ पे बोलो, कई गुना ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे हमारा वहां पे जैसे डिफेंस का एक्सपेंडिचर बोलो, समझ रहे हो ना, जो मतलब डिफेंस के ऊपर अपन वहां पे खर्चा करते, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो एक्सपेंडिचर, लोगों को सब्सिडीज देना, है ना, उसके आगे लोन के ऊपर का इंटरेस्ट वगैरह। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने कंट्री के पास वहां पे अगर रिजर्व कम था, तो अपने कंट्री ने वहां पे दूसरे कंट्रियों के पास से, मतलब आउट ऑफ इंडिया से, वहां पे क्या किया रहेगा, कोई ना कोई कर्जा उठाया रहेगा।
ये लोन के ऊपर वहां पे अपने कंट्री को क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे बोलो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों की वजह से वहां पे क्या हुआ दोस्तों कि अपना जो गवर्नमेंट का खर्चा था वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से अपना कई गुना ज्यादा था। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वॉज द वर्ज ऑफ डिक्लाइन। तो वो क्या बोल रहा था यहाँ पे कि ये सारी चीजों के वजह से अपने इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट गिरेगा ना, वो कैसा इम्पैक्ट गिरा, बोले यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट गिर रहा था। ठीक है, तो ऑन दिस ग्राउंड इट वाज नेसेसरी टू ब्रिंग द न्यू चेंजेस इन द इकोनॉमी। मतलब ये सारे जो अभी तक अपन ने प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम से ऊपर जाने के लिए, ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वहां पे अपने कंट्री के अंदर हम लोगों को कुछ ठोस स्टेप्स उठाने वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है, हेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे जो भी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने वहां पे क्या किया दोस्तों, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वहां पे लेके आए। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया कि मुझे बताओ जल्दी से, चलो। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी बातें वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना आगे। तो ये जो भी फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह लाने का जो प्रोसेस था वो चालू हुआ था वैसे 1985 से ही। ओके, लेकिन मतलब 1985 से ही चल रहा था कि अपने को आप कुछ ना कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आनी करके। बट इसका जो एक्चुअल में जो हुआ ना इम्प्लीमेंटेशन, आप वहां पे बोल सकते हो, वो हुआ 1991 में। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस रेडिकल चेंजेस टू अनशैकल इंडियाज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फ्रॉम द कॉबवेब ऑफ अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड रिजिडिटी ऑफ इन द गवर्नमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो मतलब क्या था देखो, ये सारी चीज का मतलब ये होता है वहां पे कि बिफोर 1991 जो है ना, तो कोई भी अगर चीजें अगर इंडिया में हम लोगों को करनी होगी, मतलब इवन अगर हम लोगों को कोई बिजनेस अगर चालू करना होगा, कोई अगर हम लोगों को मान लो कि कोई भी स्टेप्स अगर हमको लेने होंगे, ठीक है, तो वो टाइम पे वहां पे कैसा था ना दोस्तों कि हम लोगों को वहां पे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोसीजर्स या रूल्स हुआ करते थे, और वो सारे रूल को हम लोगों को फॉलो किए बगैर अपन वहां पे कोई भी चीजें अपने मर्जी से नहीं कर सकते थे। जैसे आज के तारीख में अगर आप देखोगे, मान लो आपके दिमाग में वहां पे आया कि मेरे को एक वहां पे क्या करना है, मान लो बिजनेस चालू करना है, ठीक है, तो अगर आप लोगों के दिमाग में आया कि आपको बिजनेस चालू करना है, तो आप इमीडिएटली वहां पे बिना किसी गवर्नमेंट के परमिशन के आप बिजनेस वहां पे चालू कर सकते हो, प्रोवाइडेड लीगल बिजनेस हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और देखो कंपनी और उसकी बात अलग होती है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है वो सब छोड़ दो। बट मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को मान लो कि कोई पानीपुरी का अगर थैला लगाना है वहां पे, कोई किराने का शॉप डालना है, वड़ा पाव का कोई बिजनेस, कोई भी आपको बिजनेस करना है जो लीगल बिजनेस है, आप समझ रहे हो, उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगती क्या, नहीं लगती। लेकिन पहले के टाइम पे वहां पे क्या था दोस्तों कि किसी भी लोगों को अगर कोई भी बिजनेस करना हो, कोई भी अगर इंडस्ट्री डालनी हो, तो आज के तारीख में मान लो अगर जैसे कंपनी को ओपन करना, पार्टनरशिप बनाना, ये सारी चीजों को लगता है, टाइम लगता है, नहीं ऐसा नहीं है। बट जो पहले अगर 1 साल लगता था तो अभी 10 दिन में हो जाता है। तो प्रोसीजर तो कम हुआ ना, जो टाइम लगता था वो सारी चीजें तो कम हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ कि अभी लिबरलाइजेशन हुआ। मतलब पहले के टाइम पे कैसा था कि अगर आपको मान लो कोई बिजनेस करना है, तो मैक्सिमम बिजनेस ऐसे गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थे। जैसे आगे जाके अपन वहां पे देखेंगे कि लगभग पहले के टाइम पे वहां पे 18 तरीके के अलग अलग इंडस्ट्री सिर्फ गवर्नमेंट चला सकता था, जो आज के तारीख में सिर्फ वहां पे रेलवे यानी ऑटोमेटिक एटॉमिक एनर्जी, ये दो ही चीजें गवर्नमेंट के पास है, और बाकी कोई भी इंसान कर रहा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब कहीं ना कहीं पे वहां पे लिबरलाइजेशन आ चुका है, जो इंसान जो करना चाहता है वो फ्रीली कर सकता है। तो इसके वजह से वहां पे अपने इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिला। तो देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, द स्टेट विल नो लॉन्गर प्ले द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड regulator, but it will act as a facilitator, coordinator, inspirer and supervisor। मतलब पहले के टाइम पे अगर आपने को कोई भी बिजनेस करना होता था ना, तो वो टाइम पे आपने को आप गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर रह के काम करना पड़ता था। गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। बट आजकल वैसा नहीं है, गवर्नमेंट क्या बोलता, तुमको जो करना है वो करो, सिर्फ हम तुम मतलब तुम लोग कोई गलत बिजनेस मत करो। यहाँ पे तुमको कोई फैसिलिटी चाहिए हम प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे मान लो अच्छे रोड्स चाहिए, कोई बात नहीं हम बना के देंगे। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कोई बात नहीं हम वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा कम्युनिकेशन का कोई चाहिए तो कोई बात नहीं हम करके देंगे।
तो गवर्नमेंट वहां पे फैसिलिटीज करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। साथ साथ में किसी भी बिजनेस को अगर चालू करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। अगर आप मान लो कि कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस करते हो चालू, कोई आप ऐसी जगह पे बिजनेस करते हो कि जहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम आओ, उल्टा हम तुमको सब्सिडी देंगे, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट ही तो कर रहा है ना, इंस्पायरर एंड सुपरवाइजर। तो ये सारी चीजें वहां पे हमको गवर्नमेंट ये सारी चीजों का रोल निभा के हम लोगों को हेल्प कर रहा है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना ये वाला। आगे देखो, अभी जो भी है फिर अपने को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाना है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आए 1991 में, तो इसके वहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे फिर, तो वो अपन ये देखने वाले। ठीक है, इसके क्या एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव थे वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। पहला देखो, टू टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू द एरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, अगर आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा पढ़ाई किया होगा तो वहां पे आपने एलपीजी पॉलिसी बारे में कुछ सुना होगा। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कुछ सुना है आपने? ये कब आया था? 1991 में ही तो आया था ना। तो पहले के टाइम पे वहां पे क्या था दोस्तों, कि अपने इंडिया का वहां पे दूसरे कंट्रीज के साथ वहां पे ज्यादा कांटेक्ट नहीं था। कांटेक्ट मतलब इतना आज के तारीख में जैसे अपन जितना फ्रीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पहले के टाइम पे उतना वैसा नहीं था। पहले बहुत वहां पे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि नहीं यार, ग्लोबलाइजेशन अगर हो गया ना तो अपने यहाँ का जो इकोनॉमी है बहुत जल्दी सुधरेगा। तो इसलिए उन्होंने वहां पे क्या किया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया। अपने इंडिया के लोग बाहर से बिजनेस कर सकते हैं, बाहर के लोग अपने इंडिया में बिजनेस भी कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं, वैसी बात। ठीक है, टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, कि बाबा जो भी महंगाई है, जैसे अपन ने ऊपर देखा ना 16.57% 1991 में वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ गया था, सॉरी 16.7% इन्फ्लेशन बढ़ गया था, हो ना। तो ये इन्फ्लेशन को हम लोगों को क्या करना जरूरी था, मुझे बोलो, कंट्रोल करना जरूरी था। तो फिर इन्फ्लेशन को कम करना ये उनका वहां पे क्या था दोस्तों, सेकेंड ऑब्जेक्टिव वहां पे हो गया, समझा। तीसरा, टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट का जो भी इनकम है और गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है वो। तो अभी अगर गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर सेम रहेगा तो उसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम। या आप ऐसा भी वापस समझ सकते हो कि बाबा इक्विलिब्रियम में आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आप ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो पहले कैसा था दोस्तों, अपना इंपोर्ट ज्यादा हुआ करता था एक्सपेंडिचर से। तो जब भी इक्विलिब्रियम हुआ ना, मतलब ये जो ज्यादा कम था ना, इसको हम लोगों को एक जैसा करना था, वैसी चीज। आगे, टू एक्वायर हाइयर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं वैसे, अपन पढ़ रहे हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अपन ने ऊपर क्या देखा था, एट द टाइम ऑफ 1991 अपने पास सिर्फ 2 वीक के इंपोर्ट कर सकते, उतना ही अपने पास फॉरेन एक्सचेंज बचा था जो बहुत कम था। तो अभी उसको किसी भी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, मुझे बोलो, बढ़ाना है। ठीक है, आगे, टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन एंड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन मतलब क्या, अपने इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को, अपने इकोनॉमी वहां पे क्या आना चाहिए, मुझे बोलो, एक स्टेबिलिटी आना चाहिए। अपने इकोनॉमी का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम होना चाहिए, वो सारी चीजें। आगे क्या बोल रहे हैं, टू एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन फॉर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इसका मतलब वहां पे क्या होता है दोस्तों, कि अपने इकोनॉमी के अंदर वहां पे जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है, वो अपन वहां पे फ्रीली एक्सचेंज कर सके, ऐसे हम लोगों को वहां पे सुविधा चाहिए। समझा क्या? तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों, ये अनेक लास्ट में यहाँ पे उन्होंने दिया है, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। मतलब क्या, कि 1991 के पहले वहां पे जो मैक्सिमम बिजनेसेस थे ना, जो मेन बिजनेसेस थे, वो सारे बिजनेसेस पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करते थे। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, कि पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट वहां पे नहीं काम करेगा, वो लोगों को वहां पे दे देगा काम करने को। दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों, ये जो सारे अपन ने अभी पढ़े ना, ये किसके ऑब्जेक्टिव थे, मुझे वहां पे बोलो। तो ये सारे के सारे अपने ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों इकोनॉमिक पॉलिसी के। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक की जो सारी चीजें वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, अभी देखो अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे
उन्होंने आगे हम लोगों को दिया दोस्तों यहाँ पे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। तो पहला जो फीचर है ना वो यहाँ पे आपका डी लाइसेंसिंग। डी लाइसेंसिंग मतलब क्या दोस्तों? तो डी लाइसेंसिंग का वहां पे मतलब होता है कि स्टार्टिंग के टाइम पे जब भी हम लोगों को कोई भी बिजनेस करना पड़ता था, वो टाइम पे वहां पे हम सभी लोगों को क्या करना पड़ता था बोलो? लाइसेंस निकालना पड़ता था किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अभी उन्होंने वहां पे क्या कर दी है, जो कंडीशन है ना वहां पे उन्होंने निकाल दी है। सिर्फ कुछ ही ऐसे इंडस्ट्री उन्होंने रखे जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं, इट मीन्स द एबोलिशन ऑफ गवर्नमेंट, एबोलिशन मतलब खत्म कर देना, ऑफ द गवर्नमेंट लाइसेंस required to carry on business or industrial activity. All industries except 18 specified industries of strategic importance, मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो रिक्वायर्ड लाइसेंस। पहले के टाइम पे 18 इंडस्ट्रीज को लगता था। एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक डिपार्टमेंट है, ओनली द फॉलोइंग 4 इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग। मतलब पहले जो 18 इंडस्ट्रीज को लगता था, अभी 18 में से उन्होंने रिड्यूस करके सिर्फ 4 ही रखे, बाकी का वो वैसे भी कर सकते। तो पहला कौन सा बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट। इसको तो लगना ही चाहिए ना यार दोस्तों, ने तो कंट्रोल कैसे रहेगा। दूसरा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, मतलब जो भी तुम्हारे एटॉमिक एनर्जी वाली चीजें होती है, आरडीएक्स बॉम्ब वगैरह जो भी ऐसी चीजें होती है, ठीक है, वो सब इधर आएगा। हैजार्डस केमिकल ड्रग्स एंड फार्माक्यूटिकल्स, मतलब जो ड्रग्स के रिलेटेड या मेडिकल के रिलेटेड जो भी चीज है वो। और आगे सिगारेट्स, टोबैको वगैरह, ये 4 चीजों में आप पे कंपलसरी लाइसेंस लगेगा, बाकी आप फ्रीली कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एबॉलिशन ऑफ द मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब क्या देखो, अभी ये क्या है पता है दोस्तों, कि पहले क्या था कि जो भी लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस थे ना, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस थे ना, उनको वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से वहां पे क्या करना पड़ता था बोलो? बार बार परमिशन लेना पड़ता था। अगर उनको मान लो कोई बिजनेस को एक्सपांड भी करना है, वो बिजनेस को मान लो उसको दूसरे किसी के साथ अगर मर्ज भी करना है, ठीक है, तो उनको बार बार क्या करना पड़ता था मुझे बोलो? गवर्नमेंट का या इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का पे अप्रूवल लेना पड़ता था, ठीक है। और आप सभी लोगों की पता है दोस्तों कि गवर्नमेंट कामों में वैसे अगर देखा जाए तो अपने को टाइम वहां पे बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है ना। तो दिस रिजल्टेड इनटू स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब वहां पे चाह के भी वो जल्दी जल्दी वहां पे किसी भी चीजों का काम जो है वो नहीं कर सकते थे। समझ में आया क्या? तो एबोलिशन ऑफ द एमआरटीपी एक्ट हैज एनकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ओके, तो ये जो एमआरटीपी एक्ट जब निकाला उन्होंने, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो अपने वहां पे बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, encouragement to the small sector. The government encourage small sector units to attain the higher growth rate in output, employment and export sector। मतलब क्या देखो, तो पहले के टाइम पे वहां पे के साथ दोस्तों सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस थे। अभी उन्होंने क्या सोचा कि अपन वहां पे क्यों ना छोटे छोटे सेक्टर भी क्रिएट किए, छोटे छोटे जो स्टार्टअप है, छोटे छोटे जो बिजनेस है वो अपन वहां पे चालू कर दे, जिसके वजह से वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि अपने यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है वो बढ़ जाएगी। तो पहले स्मॉल सेक्टर उसी इंडस्ट्री को कहा जाता था जिसमें 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बाद में उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ना वहां पे उन्होंने 5 करोड़ कर दिया। कितना कर दिया मुझे वहां पे बोलो? 5 करोड़ कर दिया, ठीक है। आगे उन्होंने वहां पे हमको दिया दोस्तों एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 अप्रूव्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग हाई इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि देखो कुछ जैसे देखो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि स्टार्टिंग में वहां पे कैसे था दोस्तों कि कोई भी फॉरेनर अपने कंट्री के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने वहां पे क्या कर दिया कि उन्होंने बोला ठीक है, कोई बिजनेस है ना उसके अंदर आप 51% तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर उन्होंने 51% के लिमिट को 74% कर दिया, और फिर ये 74 वाले परसेंटेज को ना 100% तक शिफ्ट कर दिया। समझा क्या? मतलब अभी के तारीख में कोई भी जो इंसान है वो 100% वहां पे किसी भी बिजनेस में क्या कर सकता है बोलो? इन्वेस्ट कर सकता है, बाहर का इंसान, ठीक है। तो पैसा आएगा ना फिर यार यहाँ पे। जैसे आपको पता है कि इंडिया ये बहुत तेजी से डेवलप होने वाली इकोनॉमी बन गई है अभी, ऑब्वियसली बाहर के कंट्री के लोग फिर अपने यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आगे रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ध्यान में आ रहा है ना आपको क्या चल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से ध्यान देना। तो देखो जो भी पब्लिक सेक्टर मतलब क्या, जो भी तुम्हारे पब्लिक कंपनीज है वो, तो क्या बोल रहा है, मेनी चेंजेस वेयर मेड इन द पब्लिक सेक्टर पॉलिसी टू इंक्लूड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्या,
एंडिंग द स्टेट ऑफ मोनोपोली, जैसे अगर आप देखोगे आज भी वहाँ पे रेलवे में गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो पहले के टाइम पे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, तो वो बंद कर दिया। दूसरा, इंप्रूविंग इफिशियंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, स्टार्टिंग में वहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थे ना, उनका वहाँ पे उनसे से चाहिए वैसा आउटपुट वहाँ पे हमको नहीं मिलता था, तो ये वहाँ पे उन्होंने बढ़ा दिया, उसका एफिशिएंसी बढ़ा दिया। तीसरा, रिलीजिंग कैपिटल ब्लॉक्ड इन सिक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मतलब सिक पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब क्या, कि जो भी ऐसे कंपनीज है जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, जो डूबने के हालत में अभी आ चुके हैं, तो वो कंपनी में अटका हुआ गवर्नमेंट का पैसा निकाल देना यानी कोई अच्छी जगह पे लगाना, वो वाली चीज है। टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8, मतलब क्या कि पहले जो 18-17 इंडस्ट्रीज थी उसमें से 8 सिर्फ क्या किया उन्होंने गवर्नमेंट के पास रखा, बाकी उन्होंने लोगों को दे दिया, 17 में से 8 ही रखा, मतलब 9 दे दिया। उसके बाद वहां पे 2014 के बाद उन्होंने सिर्फ 2 ही रखा, कौन सा, ये मार्क करके रखना, रेलवे आणि एटॉमिक एनर्जी, ये 2 ही बस अभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में, बाकी सब जो चलाते वो प्राइवेट पीपल चलाते, समझा क्या। तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन भी बोल सकते हैं या रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेड लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब वहां पे होता है कि आप आपके मर्जी से वहां पे काम करो विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दैट इज कॉल्ड है लिबरलाइजेशन। देखो, इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल हैव बीन एबोलिश्ड, अपन जो पहले था ना, लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट के परमिशन लेने पड़ते थे, सारी चीजें बंद हो गई। ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, अदर कंपोनेंट्स वेर मेड फ्रीली इंपोर्टेबल, मतलब पहले अगर हमको कोई भी अगर इंपोर्ट करना पड़ता था तो वहां पे हमको पूछना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, बट अभी ये सब क्या हो गया, मुझे बोलो, फ्रीली इंपोर्टेबल हो गया। एस्टेब्लिश एक्सपोर्टर्स आर अलाउड टू रेज एक्सटर्नल क्रेडिट टू फाइनेंस देयर ट्रेड, तो मतलब क्या कि जो भी अपने कंट्री में से बाहर के कंट्री में भेजने वाले लोग हैं, गुड्स को जो भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उनको अभी यहाँ पे क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, क्या कि तुम वहां पे बाहर के कंट्री से लोन ले सकते हो तुम्हारे बिजनेस के लिए, पहले ये अलाउड नहीं था या कम अलाउड था। स्पेशलाइज इकोनॉमिक जोन उन्होंने बनाए जिसकी वजह से वहां पे एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब कुछ ऐसे एरियाज होंगे कि जहां से गवर्नमेंट बोलेगा इधर बना के आप सेंड करना, ओके, वैसे वाली चीज है। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द एग्रो एक्सपोर्ट जोन टू एनकरेज द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। अगर देखोगे दोस्तों तो अपने कंट्री में से वहां पे अलग अलग जो फल है, प्याज है, सब्जियां है, वो भी वहां पे बहुत बड़े लेवल पे क्या होती है, मुझे बोले, एक्सपोर्ट होती है, समझा क्या। ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर वाज अ मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, स्टार्टिंग में सिर्फ गवर्नमेंट के पास था। अगर आप देखोगे आजकल देखो तो टाटा का आया हुआ है, HDFC बैंक का आया, बहुत सारे लोगों के इंश्योरेंस है, बराबर है, SBI का इंश्योरेंस है, LIC तो वैसे गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी है, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर वाज अ मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट पहले। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पास्ट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, मार्क इसको अपन IRDA बोलेंगे, जो अभी इंश्योरेंस के सभी इसके ऊपर कंट्रोल करने वाला एक अथॉरिटी है, 1991 में, टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर, चेंजेस लाने के लिए उन्हें अथॉरिटी वहां पे लेके आए। द IRDA हैज गिवन अ लाइसेंस टू मेनी प्राइवेट कंपनीज टू एंटर इनटू इंश्योरेंस कंपनी, और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट की पहले मोनोपोली हुआ करती थी, अभी ये मोनोपोली वहां पे क्या हो गई, मुझे बोलो, खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो आगे, रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर मतलब क्या, बैंक्स के केस में, तो अर्लियर ओनली कोऑपरेटिव बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स वेयर परमिटेड टू डू बैंकिंग बिजनेस, बट अगर आप आज देखोगे तो आज अपने यहाँ पे कितने सारे प्राइवेट बैंक्स भी है, फॉरेन बैंक्स भी है, क्या नहीं, मुझे बताओ। तो ये सारे वहां पे क्या हो गए दोस्तों, ये किसके फीचर्स है, मुझे यहाँ पे बोलो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के वहां पे फीचर्स अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। तो देखो, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को वहाँ पे जितनी भी चीजें पढ़ाई है ना दोस्तों, प्लीज अच्छे से वहाँ पे एक बार देख लेना, अच्छे से रीड कर लेना, और आई होप आप लोगों को मैं जो भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आता होगा, ठीक है। तो बाकी की जो भी चीजें अपन आने वाले वीडियो में वहाँ पे देख लेंगे।
सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का आप सब्सक्राइब करके रखना। आपके जितने भी फ्रेंड्स दोस्तों सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को धमाके से शेयर कर देना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।